नमस्कार। हरियाणा की जाट राजनीति पर चर्चा करने के लिए आज फिर मेरे साथ हैं अशोक बालियान जी। पिछला वीडियो हमने जब बनाया था तो वो नूह में मेवात के इलाके में जो हिंसा हुई उसे लेकर हमने बात की थी। और वो वीडियो काफी चर्चित रहा, काफी सुर्खियों में भी रहा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी उसमें रह गई थी जो उस दिन हम डिस्कस नहीं कर पाए थे। और मैंने फिर आज अशोक बालियान जी को आमंत्रित किया है। नमस्कार अशोक जी। नमस्कार हर्ष जी। और अशोक जी, मुझे थोड़ा सा ये बताइए, क्योंकि आप तो बहुत इस बारे में अध्ययन करते रहते हैं, पढ़ते लिखते रहते हैं। हरियाणा की घटना के बाद जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, एक विमर्श खड़ा करने की कोशिश की जा रही है कि जाट हिंदू नहीं है। ये क्या विमर्श बनाया जा रहा है? क्या इस बारे में आपका सोचना है? देखिए हर्ष जी, ये अगर हम बात करें तो ये जब कृषि कानून को लेकर आंदोलन चला तब से ही कुछ जो इसके पीछे आंदोलन के थे वो ही इस जो मेवात में जो दंगा हुआ है वही ताकते अब फिर जैसे हरियाणा में आरक्षण के वक्त जाट को अलग किया गया था, ऐसे फिर करने का प्रयास किया गया। और इस बार ये एक बिल्कुल नया विषय लेकर आए हैं कि जाट हिंदू नहीं है, जबकि भारत में सभी निवासी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। कोई भी भारत में ऐसा नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म और संप्रदाय से आज संबंध रखता हो। लेकिन अगर हम पूर्व की बात करें, धर्मांतरण से पहले की बात करें, तो भारत में रहने वाले हर व्यक्ति सनातन धर्म, या उसको हम पर्यायवाची में वैदिक धर्म कहते हैं, या फिर बाद में बहुत बाद में उसको फिर जब सिंधु के पर्यायवाची में हिंदू आया तो हिंदू शब्द आया, तो फिर हम उसको हिंदू धर्म कहते हैं। तो जाट निश्चित तौर पर बेसिकली मूल निवासी है हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का। लेकिन ये हर्षी बहुत बड़ी साजिश चल रही है देश में कि जाटों को अन्य सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों से अलग किया जाए। और मैं समझता हूँ कि ये लोग उसमें सफल नहीं होंगे बिल्कुल भी, क्योंकि आपने देखा होगा कि जाट के किसी भी गांव में ऐसा नहीं है कि मंदिर न हो, पूजा न होती हो। या जाट, ये ठीक बात है कि जाट बहुत ज्यादा आडंबर में विश्वास नहीं करता, लेकिन जाट सनातन धर्म के और हमारे वेदों में बहुत ज्यादा आडंबर है भी नहीं। तो हम्म। जाट वेदों को मानने वाला है, स्वामी दयानंद को मानने वाला है। और उसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि जाट सनातन धर्म को मानने वाला मूल रूप से एक समुदाय है, एक क्लेन है, या एक जाति है। ये कुछ उसी तरह की कहानी है जिस तरह से सिखों को हिंदुओं से अलग कर दिया गया। मैंने हर्ष जी आप ही के चैनल पे बताया था कि हम्म। एक ब्रिटिश अधिकारी आए थे और हम्म। उन्होंने पहली बार, हम्म। उससे पहले अगर आप स्वर्ण मंदिर में देखोगे तो हम्म। सिख भाइयों से ज्यादा वहाँ हिंदू साधु समाज के लोग रहते थे स्वर्ण मंदिर में। हम्म। लेकिन उस ब्रिटिश ने सबसे पहले आकर ये कहा कि नहीं, सिख और हिंदू दो अलग अलग कौमें हैं। हम्म। जबकि सनातन धर्म ने अपने अंदर बहुत सारे दूसरे धर्मों को समेटा हुआ है। बौद्ध धर्म को समेटा हुआ है, सिख धर्म को समेटा हुआ है, जैन धर्म को समेटा हुआ है, और अनगिनत संप्रदाय भी हैं। जैसे हम्म। बहुत सारे कबीरपंथी हैं, वो सारे हिंदू हैं। आज देख लो, हमारे बहुत सारे पंजाब में कबीरपंथी मिलेंगे आपको, जो है हम्म। ब्रह्म कुमारियां हैं हमारी। हम्म। बहुत सारे ऐसे संप्रदाय हैं जो महापुरुषों के द्वारा शुरू किए गए थे, और वो सब सनातन धर्म की ही शाखाएं हैं। और सनातन धर्म ने उनको अपने में समेटा हुआ है हम्म। हर्ष जी। तो यही बिल्कुल सेम चल रहा है। हाँ। इसमें जो हरियाणा के बारे में हमने बात जहां से शुरू की, आपने कहा कि कुछ लोग हैं जो पहले उसमें किसान आंदोलन के समय जिन लोगों ने ये किया, फिर वही ताकतें इसमें सक्रिय हो गई हैं। कौन ताकतें हैं? वो क्या चाहती हैं? देखिए क्या है कि ये जो ताकतें हैं देश में, और जिनको विदेशों से फंडिंग मिल रही है। अभी आपने एक घटना देखी होगी हर्षी, मैं बताऊंगा आपको, इसके बाद में फिर आपके मूल प्रश्न पर आऊंगा। हम्म। काशी में एक गांधी सेवा संस्था के नाम से एक लैंड ली गई थी शुरू में कि हम महात्मा गांधी के विचारों का प्रचार प्रसार करेंगे। हम्म। वो नीचे की अदालत से गए, सुप्रीम कोर्ट तक उनके कब्जे को अवैध घोषित किया गया। हम्म। और वहां ये जो किसान आंदोलन में लोग शामिल थे वो काशी में गए 6 दिन पहले,
और ये कहा कि हम लोग 4,000 ट्रैक्टर लेकर जाए फिर काशी पे चढ़ाई करेंगे यदि उस एंक्रोचमेंट को सरकार ने हटाया। कौन मेघा पाटेकर कौन है, योगेंद्र यादव कौन है? 20 साल तक प्रयास किया मेघा पाटेकर जैसी एक्टिविस्ट ने कि नर्मदा में डैम न बने और नर्मदा से जो आज करोड़ों लोगों को पानी मिल रहा है वो पानी ना मिले। तो ये वही लोग हैं जो अब चाहते हैं कि उत्तर भारत में जो जाट है उसको किसी तरह दिल्ली की सत्ता के खिलाफ किया जाए और बाकी जातियों से उनको अलग थलग किया जाए। ये बहुत गहरी साजिश चल रही है। आपने देखा होगा बहुत समय से एक हमारे दलित भाइयों को कहा जा रहा है कि तुम मूल निवासी हो, और जंतर मंतर पे कुछ लोगों को बैठा हुआ भी है कि हमें बाहर से आने वाले उच्च जाति के लोगों ने जो है सत्ता से हटा और हमें हमारे साथ भेदभाव किया। जबकि ये साइंटिफिक रूप से प्रूव हो चुका है कि भारत में कोई भी व्यक्ति बाहर से नहीं आ। वैसे तो हर्ष जी, अगर कहीं मानव पैदा हुआ है तो निश्चित तौर पे एक कोशीय मानव पैदा हुआ होगा, जो हमें ये मानव चिकित्सा वैज्ञानिक बताते हैं। और उससे ये लगभग आज तक की थ्योरी में 9 तरह के लोग दुनिया में पैदा हुए एक कोशीय है, और फिर उनसे ये हजारों तरह की नस्लों के लोग पैदा हुए फिर। लेकिन आज भी अगर हम देखेंगे तो दुनिया को बांटेंगे तो उसी तरह के लोग हैं। तो वो फिर हर लोगों ने आप अपने देश में या अपने रीजन में जाकर आप अपने एक धर्म को एस्टेब्लिश किया। आप देखते होंगे कि दुनिया में जहां जहां भी 9 तरह के या कितने तरह के लोग जो मानव चिकित्सा शास्त्री हमें बताते हैं वो गए और उन्होंने फिर जो है आप अपने धर्म को किया। तो भारत में आने वाला जो भी लाखों करोड़ों साल पहले माना हुआ उसने सनातन धर्म को अपनाया। हर धर्म एक जीने की पद्धति होती है। वो ये कहे कि नहीं धर्म कोई अलग चीज होती, अलग चीज नहीं होती। हम कैसे जिएंगे, किसकी पूजा करेंगे, एक ईश्वर को मानने वाला सनातन धर्म है और हमने उस ईश्वर के अनेक रूपों में हम उनकी पूजा करते हैं। कोई शिव जी के रूप में करता है, कोई भगवान राम के उसमें करता है, कोई भगवान कृष्ण के में करता है। हम महिला को भी पूछते हैं तो कोई लक्ष्मी के रूप में करता है, कोई पार्वती के रूप में करता है। लेकिन हर्ष जी, ये बहुत बड़े पैमाने पर फंडिंग हो रही है एनजीओज को, जो ये सब थोक दे रहे हैं, नए नए थोक आपने मेधा पाटकर की बात की। मेधा पाटकर आज की तारीख में अगर गुजरात में जाएं तो लोग उन्हें जूतों से मारेंगे। वहां खलनायक है बिल्कुल वो, हर्ष जी, बहुत बड़ी आप विलेन ठीक है। कह रहे हो हर्ष जी। अरविंद केजरीवाल ने मेधा पाटकर को गुजरात में सीएम फेस प्रोजेक्ट करने की योजना बनाई थी। मैं आपको अंदर की बात बताता हूं। तो जी इनका जी जब ये गुजरात का चुनाव आया था अभी साल भर पहले, तो उस समय योजना ये बनी कि हम इसको सीएम का कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे वहां से। मेधा पाटकर को खुद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कह दिया कि अगर इसका नाम आपने ले लिया तो जो वोट मिलने वाली हैं वो भी नहीं मिलेंगी, जो 8-10% वोट मिली। आपको पता है कि गुजरात में जो वोट मिली उनकी वजह से आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पा गई। हाँ। इस ये हालत है आज हमें लोगों कच्छ में जो की, पानी मिल रहा है हर्ष जी, ये लाखों हालत करोड़ों है इन लोगों लोगों को की। पानी मिल रहा है। योगेंद्र यादव चुनाव में जमानत जब्त करवा के आए थे, आपके ध्यान होगा, हरियाणा में जहां के वो रहने वाले हैं। जी जी ये हालत है इन जी लोगों की। बस इन लोगों का ये है कि एक ऐसा विमर्श खड़ा कर दो कि ये जो वर्तमान में सरकार है, चाहे वो हरियाणा की सरकार है, चाहे वो मोदी की सरकार है, चाहे योगी की सरकार है, कि ये जन विरोधी हैं और उल्टे काम कर रहे हैं। खैर, वापस बिल्कुल हर्ष जी। अपने अपने मुद्दे पर आते हैं। तो इसमें जब इस तरह के नैरेटिव आपके यहाँ हरियाणा में और पश्चिम उत्तर प्रदेश में खड़े करने की कोशिश की गई, तो आपके जो खाप चौधरी हैं वो इसमें अपनी क्या भूमिका निभा रहे हैं, उनका क्या दायित्व बनता है? असमें क्या है कि बेसिकली हमारे यहाँ देखिए खापका जब तक चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जीवित रहे, वो भले ही कम पढ़े लिखे थे लेकिन वो बहुत सोच विचार कर चीजों को निर्णय करते थे। और फिर वो अकेले कोई निर्णय नहीं करते थे, वो बहुत बुद्धिजीवियों से पूछ लेते थे कि भाई इस इशू पर क्या बात है, इस विषय पर क्या बात है। उनकी डेथ के बाद में और हरियाणा में तो इतने नए नए खाप के चौधरी आ गए हैं कि वो किसी भी सब्जेक्ट पर ना पहले विचार करते ना वो करते। आपने देखा होगा कि मेवात में झगड़ा हुआ, भाई किसी ने कॉल थोड़ा ही किया है कि जाटों को वहां जाना चाहिए या जाटों को वहां मुसलमान का साथ देना चाहिए या जाटों को वहां हिंदुओं का साथ देना चाहिए। अरे भाई, कायदा तो सही बात तो ये है कि जिसने वहां दंगे किए हैं, जो दंगों के दोषी है उनको पनिश किया जाना चाहिए, इसके अलावा तो कोई बात नहीं। लेकिन वहां सारे खाप के जितने भी अधिकतर खाप के चौधरी हैं वो सारे के सारे अपनी वीडियो जारी कर रहे हैं कि जाट का तो कोई मतलब ही नहीं है, जाट तो मुसलमानों के साथ है। अरे भैया, जिनने दंगा किया है आप उनके साथ होकर समाज को क्या मैसेज दोगे? मैं उन खाप के चौधरियों से हल्की पूछना चाहता हूँ, जिन मुस्लिम
समाज के लोगों ने दंगे को भड़का है, महिलाओं पर गोलियां चलाई है, 7 लोगों की हत्याएं की है। तो उन लोगों के आप वीडियो जारी करके कह रहे हैं कि हम उनके मुसलमान भाइयों के साथ हैं। उनको ये कहना चाहिए था कि हम दंगा करने वालों के साथ नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म और संप्रदाय से संबंध रखते हो। तो अच्छा, ये इसमें ये एक एक इससे घोषणा खाप जो, एक घोषणा ये कर दी गई आर्थिक बहिष्कार वाली, ये बड़ा विवाद हुआ। बिल्कुल इसमें भी बिल्कुल। इसमें भी दो और हर मत चीज से थे तो कि सब हम इन्हें गांव में घुसने नहीं देंगे, मुस्लिम्स का बायकॉट करेंगे। इस पर भी तो दो राय बनी है वहां पे। देखिए, ये जो चीजें हैं, ये बहुत लंबे समय कोई भी अगर करता है, ये नहीं चलती है। हाँ। सवाल हर चीज बायकाट का नहीं है, सवाल है सोच का। देखिए क्या है कि मेवात में तबलीग की सोच ने, जिस तबलीग को आज सऊदी अरब ने बैन कर दिया। देखो, हम्म। सऊदी अरब के विचार से भारत में तबलीग आई 1926 में। हम्म। और आज उसी सऊदी अरब ने जब वो देखा कि अब दुनिया में आतंकवाद को पोषित करके तुम जिंदा नहीं रह सकते, उन्होंने उसको बैन कर दिया। और मेवात में सबसे ज्यादा इफेक्टिव तबलीग है, हम्म। 1926 से आज तक लेके। हम्म। वहां लोगों को क्या किया, हर चीज हम्म। ऊंचा पजामा और नीचा कुर्ता, आज देश में मुसलमानों की पहचान बनाने हाँ। की जा रही है तबलीग के द्वारा। हाँ। जबकि पढ़े लिखे मुसलमान और लिबरल सोच के मुसलमान इस चीज को बिल्कुल पसंद नहीं करते। हर हम्म। चीज, मैंने भी कुरान का अध्ययन किया है, कुरान में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि ऊंचा पजामा पहनकर आप कुर्ता और नीचा कुर्ता पहनकर एक आप सही अलग बात। आइडेंटिटी करिए। हम्म। बिल्कुल नहीं लिखा हुआ। लेकिन तबलीग ने मेवात को, और आज उसी तबलीग को के सोच को हमारे कुछ खाप के चौधरी बिना जाने सोच से उसको पोषित करने का कार्य कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी हम्म। स्वीकार्य नहीं है। अच्छा, वैसे जो जाटों का इतिहास है वो मुगलों के खिलाफ जबरदस्त लड़ाई का है, और औरंगजेब ने तो बड़ा जुल्म भी किया जाटों पर। थोड़ा सा उस पृष्ठभूमि में थोड़ा सा क्रक्स के रूप में हमें बताइए कि जो भूमिका जाटों की मुगलों के खिलाफ लड़ाई में रही, ताकि लोगों के सामने चीजें आए। देखिए हर्ष जी, अगर हम मोहम्मद गौरी के समय, हम्म। सारी हिस्ट्री की किताबों में लिखा हुआ है कि तुगलपुर के पास के जो आसपास के जाट थे, उन्होंने मोहम्मद गौरी की सेना को, जब वो हरिद्वार जा रही थी मेरठ के रास्ते से होकर, ये बिल्कुल एक हिस्ट्री की चीज है। हम्म। जनपद मुजफ्फरनगर में तुगलपुर गांव में उसकी सेना पर हमला किया था। हम्म। अगर जाट हिंदूवादी ना होता तो हम्म। अपने देश में इन विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारियों को के साथ लड़ाई न लड़ता। गोकुला वीर तब तक जिया, तब तक औरंगजेब के विरुद्ध लड़ाई लड़ता रहा। औरंगजेब की सेना जब हार गई तो फिर औरंगजेब खुद सेना लेकर आया, और तब तक गोकुला वीर जाट जिंदा रहा। हम्म। तब तक कृष्ण राय कृष्ण जन्मभूमि को तोड़ने का साहस औरंगजेब में नहीं हुआ था। हम्म। उसके बाद में उसको गिरफ्तार किया गया, हम्म। गोखलावीर को, और उसके टुकड़े किए गए। ये हम्म। ये देश में हिंदुओं के लिए बलिदान देने में जाट जाति का सबसे बड़ा इतिहास बना हुआ है, इस हम्म। चीज को लेकर जो है। और इसके बाद महाराजा सूरजमल ने और महाराजा राजाराम ने औरंगजेब से गोखलावीर जाट की हत्या का बदला लेने के लिए आगरा के ताजमहल में अस्तबल बनवाया था घोड़ों का, और आगरा के किले में घुस भरवा था, और विदेशी शासक अकबर को उसकी हड्डियों को निकाल कर जला दिया गया था। ये जाटों का इतिहास है। और आज हमारे बिना खाप चौधरी कुछ जाने पहचाने न इतिहास को पढ़े, कह रहे हैं कि अरे तुम्हें किसी ने मना नहीं किया कि मेवात के जो अच्छे मुसलमान हैं उनका साथ मत दो। लेकिन जो देश में दंगा करने वाले लोग हैं, जो बहावी सोच के लोग हैं, जो आतंकवादी सोच के लोग हैं, जो तबलीग की सोच के कारण कट्टर मुसलमान बनने की सोच रहे हैं, जो एफएस जिसके खिलाफ अभी एनआई कार्रवाई कर रही है, उसकी सोच पर देश में इस्लामी राज्य स्थापित करना चाहते हैं, उनका साथ नहीं देना चाहिए। ऐसे लोग फिर, वरना इस तरह देश गुलाम हुआ था और गद्दारों के कारण गुलाम हुआ था। ये लोग इतिहास में फिर गद्दार कहे जाएंगे हर्ष जी। तो जाटों का इतिहास तो महाराजा सूरजमल, महाराजा जवाहर सिंह, महाराजा राजाराम, गोकुल जाट जैसे लोगों से भरा पड़ा है। महाराजा सूरजमल ने तो दिल्ली के किवाड़ उठाकर मुगलों के विरुद्ध लड़कर भरतपुर लेकर गए थे। वो यहाँ के जिस क्षेत्र में हर्ष जी मेहरा बैठे हुए हैं, नजाबुद्दौला को धूल चटाने वाले महाराजा जवाहर सिंह थे, जिसने सुकरताल में, जनपद सुकरताल में उसको किले से भगाया था। ये जाट सेना की हिम्मत और हौसला था उस वक्त में। और राजपूतों ने भी, मैं तो हंसी आपकी पिछली वीडियो में कहा कि जिन राजपूतों के इतिहास को लेकर ये अनावश्यक बातें करते हैं, उस राजपूतों ने हमेशा मुगलों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, लेकिन हमें इतिहास में ये नहीं पढ़ा गया। राजपूत ने जाटों से भी ज्यादा संघर्ष किया है।
मैं पिछली आपके मैं तो ये साथ जब पढ़ाया बात हुई गया कि थी। राजपूतों ने जो है डर के मारे इन लोगों को अपनी बेटियां ब्याहनी शुरू कर दी थी। हमें ये बिल्कुल चीज गलत, पता ही कोई है। ये सब हर्षी, जो हम्म, जितने भी इतिहासकार थे, हम्म, वामपंथ आजादी के बाद वामपंथी इतिहासकार थे, और हम्म, आजादी से पहले हम्म, किसी भी मुस्लिम राइटर ने इस तरह की चीजों को नहीं लिखा। मैं हम्म, इस बात के लिए दावे के साथ कहता हूँ हर्षी, हम्म, जितने भी मुगल शासक विदेशी आए हम्म, वो दरबारी रखते थे। हम्म, उन्होंने कहा, वरना 1885 की एक किताब मैं आपको भेज दूंगा हर्षी, हम्म, उसके अनुसार किसी भी रिकॉर्ड में ये नहीं है कि हम्म। राजपूतों ने किसी भी अपनी लड़के का डोला इनको दिया गया हो। वो अलग बात है कि शादियां तो आज भी इंटर कास्ट और इंटर और रिलीजन नहीं, होती है, वो किसी इसमें की हो यह गई है है तो उसका हो जबरन गया। जबरन भी की लेकिन गई है, कुछ जबरन राजपूतों भी का की गई। इतिहास इस देश में मुगलों के विरुद्ध हमेशा संघर्ष करने का रहा है, हम्म, महाराणा प्रताप से लेके और आजादी के टाइम तक हर चीज। हाँ, कुछ कुछ किस्से तो ऐसे थे कि जबरन शादियां की गई। बाद में उन्हें रूप दे दिया गया कि साहब वो हिंदू धर्म को भी अकबर बहुत मानता था, फलाना भी बहुत मानता था। फिर ये नैरेटिव बना दिया गया कि वो एक तरफ बिल्कुल मंदिर ये बनाता गलत था, है। एक तरफ एक मस्जिद बनाता था। हर्षी, एक ब्रिटिश लेडी आई थी जो अकबर से मिली थी, और उसने वहां अकबर के दरबार में बाहर कुछ लोगों को देखा था फरियाद करते हुए कि आपके राज में हमारे मंदिरों को तोड़ दिया गया है, जबरदस्ती आपकी सेना ने महिलाओं को उठा लिया है। जितनी भी घटनाएं हुई है जबरदस्ती की हुई है, कोई स्वेच्छा से नहीं हुई अर्जी। और जिस अकबर को महान बताया जाता है, उस अकबर के कार्यकाल में भी हिंदुओं पर अत्याचार किया गया और हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया। ये एक ब्रिटिश लेडी जो आई थी, उसने अपनी यात्रा के वर्णन में हर्षी इन सब बातों का विवरण किया है। असल में औरंगजेब जो है, औरंगजेब एक तो एक तरह से आप सोच लीजिए कि लास्ट मुगल था, जो इस सोच का। बाद में तो बहादुर शाह जफर वगैरह हो गए, वो सब उतना प्रभावी नहीं रहे। और दूसरा, औरंगजेब के समय की चीजें ज्यादा तथ्यात्मक रूप से इसलिए मिल जाती हैं क्योंकि उस समय विदेशी बहुत सारे लोग और लेखक, जो यात्रा का वृतांत लिखने वाले हिस्टोरियन, वो बहुत विजिट करने लगे थे इंडिया में, क्योंकि अंग्रेजों का आना जाना शुरू हो चुका था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है का, इसका जो मूवमेंट है वो बहुत पहले शुरू हो गया था। तो उन लोगों ने, हाँ, 1600 में आ गए थे वो औरंगजेब तो। ने जो किया है वो उन लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए प्रमाण बहुत सामने मौजूद हैं और उन्हें सूचीबद्ध किया गया है, किताबों में लिखा गया है इसी वजह से। बिल्कुल हर्ष जी, मैं तो हम्म, पिछली बार आपसे बात करने वाला था इस बारे में कि काशी के बारे में बात करेंगे। काशी में एक अंग्रेज आया था औरंगजेब से पहले। हम्म, औरंगजेब तो 1660 में आया, वो 1598 में आया था वहां ब्रिटिश। हम्म, उसने अपना जो मंदिर था, काशी का पूरा मंदिर देखा था। तब तो वहां कोई मस्जिद नहीं थी, न कोई वहां उस एरिया में मुसलमान रहता था। ये उसने वर्णन किया है कि मैं काशी में आया हूँ, काशी हिंदुओं का बहुत बड़ा स्थान है, और वहां लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था है, और वो बहुत बड़ा वहां एक मंदिर बना हुआ है, और जिसके चारों कोनों में इस तरह की चीजों का पूरा वर्णन किया है। तब वहां मस्जिद नहीं थी। इसके बाद जितने ब्रिटिश आए उन्होंने लिखा कि वहां एक कोने में तोड़कर मंदिर को मस्जिद बनाई गई है। तो हम्म, उन्होंने तो बिल्कुल बहुत सारी चीजों को सत्य की घटनाओं पर लिखा है, जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। हम्म। अच्छा, इसमें एक बार फिर जाटों वाले मुद्दे पे लौट के आते हैं, जो नैरेटिव की कोशिश है। मेरा मानना है कि अभी जो फिलहाल ये जो हरियाणा की घटना है, या दूसरे अभी जो चीजें चल रही हैं कि जाटों को हिंदुओं से अलग करने की एक कोशिश जो चल रही है, इसके पीछे मुझे तो राजनीतिक स्वार्थ ही नजर आता है लोगों का, कमोबेश। और मेरा मानना है कि 2013 का जो मुजफ्फरनगर दंगा था, उसने एक बहुत बड़ा, जो क्या कहना चाहिए कि एक समीकरण, राजनीतिक समीकरण सेट कर दिया गया था, खासतौर से हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो जाट बेल्ट है, इसमें मुस्लिम और जाट का जो कॉम्बिनेशन बना, जैसे मुलायम सिंह यादव ने MY कॉम्बिनेशन बनाया था, उसी तरीके से यहाँ मुस्लिम और जाट जो समीकरण बनाया था, चौधरी चरण सिंह के सामने बन गया था ये। लेकिन मुजफ्फरनगर दंगे ने इसको तोड़ दिया। अब मुझे लगता है कि वापस इसे फिर से बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है कि जाटों को अगर, जाट अगर ना माने तो जाटों को हिंदुओं से ही अलग कर दो। हाँ बिल्कुल हर्ष जी, देखिए, जो खाप चौधरी या एक जो एक विपक्षी छोटी सी नेता। बात और मैं कहना चाहूंगा आपको, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था अपने एक वीडियो में, वो कंट्रोवर्शियल वीडियो था, मैं उसे फिर रिपीट करूंगा, कि चौधरी चरण सिंह ने भी हमेशा यही राजनीति करी है कि अगर आप बागपत से चुनाव लड़ रहे हैं तो आप कैराना से सीमा लगती हुई सीट से किसी मुसलमान को टिकट दिलवा दीजिए। आप अगर मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ रहे हैं तो कैराना से मुसलमान को टिकट दिलवा दीजिए। उनकी एक नीति रही हमेशा से, चौधरी चरण सिंह की भी, कि जब वो चुनाव कहीं भी लड़ते थे, उनके परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ता था, तो उसके पड़ोसी सीटों से किसी मुस्लिम को टिकट दिलाते थे जिससे मुसलमान उन्हें वोट दें। बिल्कुल हर्ष जी,
मैं पहले आपके इसी बात का जवाब दूंगा। हम्म, ये कहना कि भाई चौधरी चरण सिंह को मुस्लिम भाई सपोर्ट करते थे, ये बिल्कुल ठीक हाँ, नहीं है। हाँ, चौधरी चरण सिंह की पार्टी से मुस्लिम जीत कर आते थे, उनको जाट समुदाय सपोर्ट करता था। तो हाँ, जाटों की तो कभी भी हिस्सेदारी नहीं रही। हम्म, जाटों की हिस्सेदारी कभी मुस्लिम की वजह से नहीं बढ़ी। हाँ, हम्म, मुस्लिम जाटों ने मुस्लिम की हिस्सेदारी को राज्य में बढ़ाया था, लेकिन हम्म, अब जाट समझदार हो गया है और हम्म, वो राज्य में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा रहा है। ये तो हाँ, हो गई ये बात हर्षी। हाँ, रही आपके पहले सवाल की बात, ये हर्षी, हम्म, मुजफ्फरनगर दंगों के वक्त भी एक आपके चौधरी वही थे, ये हम्म, विपक्षी नेता भी वही थे जो आज भाईचारे की बात कर रहे हैं। उस हाँ, वक्त जैन जी भी यही थे, हम्म, चौधरी स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी भी यही थे। हम्म, देखिए, जब कोई कॉम्युनल राइट्स होता है, हम्म, उसके पीछे बहुत लंबे समय से एक थॉट होता है, एक हम्म, विचार होता है। हम्म, आज सारी दुनिया में जितनी हर्षी आतंकवाद की घटनाएं होती है, उनके पीछे एक लंबा थॉट होता है, हम्म, और ये थॉट है इस्लामीकरण। हम्म, अगर हम पूरे, कोई ये भारत में नहीं हो रही घटनाएं। हम्म, आज आप रवांडा में, युगांडा में, इथोपिया में, आप लीबिया में, इराक में, ईरान में, कहीं शिया के सुन्नी के नाम पर जो है, कहीं अहमदी के नाम पर जो है, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, हम्म, कोई ऐसा मुस्लिम कंट्री नहीं है दुनिया में, इन सऊदी अरब के रीजन को छोड़कर, क्योंकि यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। सभी जगह गृह युद्ध चल रहे हैं यहाँ से। किस हम्म, वजह से? हम्म, वो एक वोट के कारण, एक विचार के कारण जो है। हम्म, और सारी दुनिया की सरकारें इनको पोषित कर रही है इस हम्म, वोट के कारण कि एक दिन सारी दुनिया में इस्लाम का राज स्थापित होगा। आम हम्म, मुसलमान को कोई लेना देना नहीं होता इस चीज के लिए। आम हम्म, मुसलमान तो अपनी रोटी रोजी के लिए लड़ता है। बिल्कुल, लेकिन कोई ये सोचे कि हम्म, कल जो शासक आएगा, अगर हम्म, वो मुस्लिम शासक आएगा, तो फिर वो जनता को भेड़ बकरियों की तरह की हाँकेगा और फिर धर्मांतरण कराएगा। इसलिए कभी भी किसी व्यक्ति को इस मुकालते में नहीं रहना चाहिए हम्म, कि हम, हाँ ठीक है, हम मुसलमान के साथ तो हम भाईचारे के साथ रहते हैं, लेकिन शासक जब वो इस्लामी राज्य के झंडे को लेकर आएगा, हम्म, जैसा आपने कुछ साल पहले आपने सीरिया में, इराक में देखा होगा कि हम्म, अल बगदादी ने खलीफा घोषित किया हाँ, था दुनिया के सामने, और हम्म, किस तरह सरेआम लोगों की गर्दन काटी थी, और हाँ, सरेआम वहां लोगों को, कुर्द लोगों को मौत के घाट उतारा था, या उनको मुसलमान बनने के लिए उनको मजबूर किया गया था। तो हम्म, ये हर्षजी, ये मुजफ्फरनगर दंगों के वक्त भी ये सब लोग वही थे। इन्होंने भाईचारा क्यों नहीं कायम किया? ये लोग 1990 में कश्मीर क्यों नहीं गए? इन्होंने कश्मीर में क्यों नहीं भाईचारा करा, जब वहां मस्जिदों से आवाज दी जा रही थी हम्म, कि या तो मुसलमान इस्लाम धर्म स्वीकार करो, या इस देश, या यहाँ से भाग जाओ और अपनी बेटियों को यहाँ छोड़ जाओ, या मारे जाओगे। तीन हाँ, शर्तें रखी गई थी। हम्म, तो तब क्यों नहीं भाईचारा कायम किया था? तब हम्म, शेख अब्दुल्ला भी वही थे, तब हम्म, कांग्रेस पार्टी भी वही थी, तब ये विपक्ष के भी लोग भी यही थे, और हम्म। ये खाप के चौधरी भी यही थे। यहाँ और से चौधरी मुस्लिम भाइयों को लेकर चले जाते। चौधरी अजीत सिंह तो आज सरकार भी का चले हिस्सा जाओ थे उस समय। भाई, चौधरी घाटी में अजीत तो आज सिंह भी तो वहां हिंदू भाई को बसाने की बात चल रही है, कि आज चले जाओ। चौधरी अजीत सिंह तो सरकार का हिस्सा थे विश्वनाथ प्रताप सिंह की। बिल्कुल थे, क्यों नहीं? कि चौधरी अजीत सिंह को 2013 में यहाँ के भाईचारा कायम करते हैं, और ये कहते भाई, हम्म, एक लड़की को छेड़ते थे, और हम्म, उस लड़के के उसमें आपने दो हत्या की है, और ये मुसलमान जो दोषी है उनको गिरफ्तार किया जाए, और दंगे हम्म, की जरूरत ही नहीं थी। हम्म, जाटों की कोई और डिमांड थोड़ा ही थी। हम्म, जाटों की डिमांड तो यह थी कि उनके खिलाफ जो है झूठी एफआईआर दर्ज की गई, और जो मुलजिम है वो छोड़ दिए गए, और डीएमएसएसपी का ट्रांसफर कर दिया गया। हाँ, सही बात है, सही बात है। बिल्कुल सही बिल्कुल। कहा। और मुझे लगता है कि वो जो मुजफ्फरनगर का दंगा है, उसने बहुत कुछ, एक बहुत बड़ा शिफ्ट किया है। कुछ लोग इसे कहते हैं कि मुजफ्फरनगर दंगे की वजह से बीजेपी बढ़ गई, नरेंद्र मोदी को फायदा हो गया, योगी आदित्यनाथ को फायदा हो रहा है, ये सब चीजें कहते हैं। लेकिन उसने इस देश की, कोई माने या ना माने, उस देश के राजनीतिक परिदृश्य को बिल्कुल एकदम बड़े तरीके से बदल कर रख दिया। उसने ये दूध का दूध पानी का पानी करके रख दिया और दिखा दिया कि जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं वो किस हद तक गिर सकते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल, ये तो है अर्जी। भाई, बशी में भाईचारा कायम कर लेते 7 तारीख को, हाँ, पूर्वालियान में भाईचारा कायम कर लेते, जोली में भाईचारा कायम कर लेते, बिल्कुल। कोई हम्म, मना कर रहा था इनको। लेकिन जब ये सांप्रदायिक हिंसा होती है, हम्म, तब इस तरह की चीजें लोगों को नहीं होती। उनके मन में एक कट्टर सोच होती है, जो उनके धार्मिक नेताओं के द्वारा उनके अंदर भरी जाती है अर्जी। अच्छा, इसमें जैसे टिकैत साहब का जिक्र आपने किया था, बिल्कुल सही है। हम लोगों ने तो बचपन से टिकैत साहब की राजनीति और उन सब चीजों को देखा, और उन्होंने एक बहुत अच्छा काम ये किया कि जब तक जीवित रहे,
उन्होंने कभी राजनीतिक स्टैंड कभी कोई नहीं लिया, किसी पार्टी से नहीं जुड़े, किसी के समर्थन की कोई बात कभी नहीं करते थे टिकैत साहब। लेकिन अब चलिए खैर उसकी बात छोड़ देते हैं, उनके बाद जो चीजें बदली हैं। देखिए जाट राजनीति जो है वेस्ट यूपी और हरियाणा जिसके लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण मैं ये जानना चाहूंगा कि जो किसान आंदोलन है इसने जाट राजनीति को किस किस दिशा में ले जाने की कोशिश की, इसे दिशा दी, कुछ इस बारे में सोचा, या इसे जैसे चल रही है उसी तरीके से चलने दिया है? देखिए, वामपंथी लोगों ने, देश विरोधी ताकतों ने, खालिस्तान समर्थक ताकतों ने और विपक्षी नेताओं ने, इन सब ने मिलकर जाटों को इस किसान कृषि आंदोलन में भी, और उसके बाद में जो हर्षी पहलवानों का आंदोलन हुआ था, महिला पहलवानों के उत्पीड़न को लेकर, इस आंदोलन में जाट को भी फिर हरियाणा की तरह उनको पूरे नॉर्थ इंडिया के जाटों को अलग थलग करने का प्रयास किया। लेकिन आपने देखा होगा हर्षी के उसके बाद 2022 में चुनाव हुए। मैं कुछ सीटों की बात नहीं करता जहां बहुत सारे कारण हो सकते हैं हारने के, लेकिन बाकी जगह, आप मथुरा की अगर बात करें, मथुरा में तो बहुत ज्यादा जाट है, वहां सारी की सारी सीटें जो है विरोधियों को एक भी सीटें नहीं मिली वहां। लेकिन इनका प्रयास ये किया जा रहा है और आज भी किया जा रहा है, और यही सारी ताकतें जो है महिला आंदोलन में थी। हर्षी महिला आंदोलन में हम क्या कहते थे, न्याय बेटियों को कैसे मिलेगा? अरे बेटियां एविडेंस देंगी, पुलिस में केस रजिस्टर्ड हो गया और चार्जशीट जाएगी, कोर्ट चार्जशीट का संज्ञान लेगा। अगर न्यायालय को लगेगा कि एविडेंस है तो निश्चित तौर पर सजा मिलेगी, और न्यायालय को लगेगा कोई एविडेंस नहीं है तो केस बरी हो जाएगा। आज भी तो वही हुआ है सब। तब ये खाप चौधरी बिना सोचे समझे क्यों बयान दे रहे थे कि हम बेटियों को न्याय दिलाएंगे, क्यों भड़काने का काम कर रहे थे, जो जाटों को अन्य जातियों से अलग थलग करने का काम कर रहे थे। फिर क्या हुआ? फिर क्यों नहीं न्याय दिलवा? न्याय दिलने का तरीका तो वही है ना, इसमें कि जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है और न्याय सिस्टम है, और आज उन्हीं न्याय के आधार पर वो बेटियां अब कोर्ट में अपने केस को ट्रायल करवाएंगी। अगर उनके पास एविडेंस होगा तो उन्हें उन्हें उनको न्याय मिलेगा। उन्हें इस चीज का रियलाइजेशन हुआ, वो सब लोगों ने अपनी नौकरियां ज्वाइन कर ली, वो समझ गए कि तरीका तो यही है, इसके अलावा कोई तरीका है नहीं। अभी देखिए एक खबर है, उस खबर को किसी ने हाईलाइट नहीं किया। आपके जिले की, मुजफ्फरनगर जिले की दिव्या काकरान को सरकारी नौकरी मिली, नायब तहसीलदार, परसों ज्वाइन किया है नोएडा में सेक्टर 6 में जाके। और दिव्या काकरान वो महिला पहलवान थी जिन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में ये कहा था कि मैंने कभी उनके व्यवहार में कोई इस तरह की बात नहीं देखी। बिल्कुल हर्षी, और ये कृषि कानून में, ये कृषि कानूनों में इस देश की जनता, जिस दिन किसान हर्षी ये समझ जाएगा ना कि ये कृषि कानून के हित में थे, और इनमें जो खाप चौधरी उसमें शामिल थे, वामपंथियों के, खालिस्तान के, विदेशी ताकतों के सहयोग से चलने वाले आंदोलन में, उस दिन देश का किसान इन लोगों से नफरत करने लगा, क्योंकि मोदी सरकार हर्षी बहुत बड़ा रिफॉर्म लेकर आई थी। हाँ, लेकिन और जाटों देखिए को अभी इसका अलग एक थलग ताजा करने सा के इसका एक कारण ताजा खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी। इसका एक ताजा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि अभी दो बड़ी विरोधाभासी खबरें आई थी। टमाटर 200 रुपए किलो हो गया था, और कुछ जगह से वीडियो ये आए थे कि टमाटर इतना सस्ता है कि किसानों ने उसे पानी उसमें बहा दिया। आपने देखे होंगे इस तरह के वीडियो सामने आए। अगर वो कृषि कानून लागू हुए होते, ऑनलाइन जिस तरह से मंडियों को करा जा रहा था, तो वो वहां का किसान जिसे अपना जो टमाटर है सड़कों पे फेंकना पड़ रहा था, वो 200 रुपए किलो में बेच सकता था अपना उस सिस्टम से, ऐप के थ्रू। बिल्कुल हर्षी, ये कृषि कानून इस देश के किसान के खेत से उपज ले जाने से लेकर और अंत के बाजार में बेचने तक के लिए हर्षी इन कानूनों में व्यवस्था थी। इस देश का किसान जिस दिन समझ जाएगा कि ये कानून तुम्हारे खिलाफ नहीं थे, तुम्हारे हित के कानून थे, वो उस दिन इन तथाकथित किसान नेताओं से नफरत करने लगेगा हर चीज। और जो आज ये कह रहे हैं कि जाट हिंदू नहीं है, इस दिन ये जाट समझ जाएगा कि ये लोग विदेशी फंडिंग और देश में राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग के कारण इस तरह के बेतुके बयान दे रहे हैं। मैं हंस जी आपको 3-4 किताबों का उदाहरण देना चाहता हूँ। ब्रिटिश काल की एक पुस्तक, रिपोर्ट ऑन द सेंसस ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1881, इसमें लिखा गया है कि निश्चित रूप से हिंदू जाट जो है हिंदू मूल की नस्ल है। एक किताब और है, ए हिस्ट्री ऑफ रीजनल फैमिली ऑफ लाहौर, के पेज नंबर 1 पर लिखा हुआ है कि 1470 में एक हिंदू जाट वहां रहता था। एक किताब हर और है, जाट गुजर, मिस्टर वेंगले की 1918 की, जाट के लिखा है कि जाट हिंदू धर्म, भूमि और उनके देवताओं का एक आदिम रूप है। तो हर्षी ये सारा हिस्टोरिकल तथ्य है कि जाट हमेशा हिंदू रहा है, सनातन धर्म को मानने वाला रहा है,
वो हिंदू धर्म से अलग नहीं है। हिंदू धर्म में पूजा पद्धति को मानने वाले बहुत सारे अनेकों संप्रदाय को अपने अंदर समेटे हुए है। उसमें सिख धर्म भी है, जैन धर्म भी है, बौद्ध धर्म भी है। तो इन सब की वास्तविकता को समझने के बाद हर्ष जी निश्चित तौर पे इन इन लोगों की पोल खुलने वाली है। बहुत ही जल्दी मुझे उम्मीद है खुलेगी। इनका काम केवल मोदी सरकार के और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के विरुद्ध नैरेटिव पैदा करने का है। लेकिन ये जिस तरह मैं समझता हूँ 2022 में नैरेटिव नहीं बना पाए थे मोदी और योगी सरकार के खिलाफ, इसी तरह 2024 में भी हर्ष जी मुंह की खाएंगे। अच्छा, हरियाणा के बारे में एक आखिरी सवाल है, क्योंकि हरियाणा से हमने शुरू की थी, संदर्भ वहीं से लिया था हमने इसका, कि हरियाणा में जो खट्टर साहब सीएम बने, एक बार बने फिर दोबारा बन गए, तो वहां के बारे में लोग ये कह रहे हैं कि वहां सिर्फ और सिर्फ परेशानी वहां ये है कि साहब नॉन जाट जो है वहां पे सीएम बना दिया बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने, और इसके पीछे कोई दूसरी बात नहीं है। इसी वजह से जाटों को इधर से उधर भटकाया जा रहा है। हालांकि पहले भजनलाल और कई लोग पहले भी रहे हैं यहाँ पर जो नॉन जाट से यहाँ पे सीएम रहे हैं, लेकिन परेशानी खट्टर साहब लगातार 2 बार बन गए, इस वजह से परेशानी है। आप इस बारे में क्या मानते हैं? हाँ, ये वहाँ जो विपक्षी नेता हैं ये आरोप लगाते हैं, जबकि वहाँ भगवत दयाल शर्मा जी रहे, हरद्वारी लाल जी रहे, और एक बार देवीलाल जी ने बीच में किसी और को बना था, वो भी रहे, भजन लाल जी रहे। तो ये ऐसा नहीं है। देखिए, समय के साथ परिवर्तन होता रहता है चीजों की। वहाँ क्या है कि जाटों की हिस्सेदारी बीजेपी में कम नहीं है वहाँ, लेकिन आप जितनी देखिए राजस्थान में कभी कोई जाट सीएम नहीं बना। आप वोट तो दोगे चौटाला को और हुड्डा को, और हिस्सेदारी मांगोगे बीजेपी से, तो ये तो नहीं होगा। ये तो नहीं होगा हर्ष जी। तो निश्चित यहाँ मैं समझता हूँ कि हरियाणा में खट्टर सरकार ने जितना ईमानदारी से किसान को हरियाणा में दिया है, उससे मैं समझता हूँ कि वहाँ हुड्डा की चौटाला सरकार ने भी नहीं दिया होगा जितना इस खट्टर की सरकार में। मैं तो हरियाणा में लगातार देखता रहता हूँ कि फसलों की कितनी खरीद हुई है, और वहां पर फसलों का कितना बेहतर रेट मिला है, या किसान को मुआवजे का कितना अच्छा रेट मिला है। खट्टर सरकार एक बेहतर काम कर रही है वहां उनके मुकाबले में जो पूर्व में सरकार चौटाला जी की सरकार थी या हुड्डा जी की सरकार थी। हुड्डा जी की सरकार सोनिया गांधी की फैमिली को जमीन देने के लिए आज भी लोगों को मतलब है, ये एक विषय बना हुआ है कि उनका काम दूसरा नहीं था। वो वहाँ ऑथोरिटी की कीमती जमीन जो है प्रियंका वडेरा के पति उसको देती रहती थी, रॉबर्ट वडेरा को देती थी वहाँ की सरकार के रूप में। चलिए, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर फिर किसी दिन चर्चा करेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि इस वीडियो को कम से कम जाट समुदाय के लोग जरूर देखेंगे, और आप जैसे जब प्रबुद्ध नागरिक जो जाट समुदाय से आते हैं इस तरह की बात कहते हैं, तो कम से कम अपने समुदाय के लोगों की बातों को तो ध्यान से सुनना चाहिए। और मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को प्रसारित करें और ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करने की कोशिश करें, जिससे कि सही चीजें लोगों के सामने आए। धन्यवाद अशोक जी।